ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है समाजशास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम नातेदारी। ये कार्यक्रम BA समाजशास्त्र के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र की तीसरी इकाई पर आधारित है। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर माधवी लता दुबे। कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम नातेदारी। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के BA प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत समाजशास्त्र विषय में आज हम नातेदारी के अंतर्गत समझना चाहेंगे। नातेदारी एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। विद्यार्थियों, आप अपने परिवार में भूमिका निर्वाह करते समय यह देखते हैं कि हर एक पद का अपना एक निश्चित दायित्व है। जब आप किसी समारोह में होते हैं, पारिवारिक उत्सव में, तब आप देखते हैं कि बहुत सारे नातेदार आपस में एक दूसरे के प्रति अपनी भूमिकाओं का निर्वाह कर रहे हैं। परिवार में बड़ा और छोटा, पिता, पुत्र, माता, भाई, बहन, भाभी, चाची, मौसी इत्यादि अनेक नातेदारों की जो श्रृंखला है जिसे आप महसूस करते हैं अपने संबंधों में, यह सब अपने निश्चित व्यवहार को क्यों करते हैं? किस पद पर रहकर हमें किस नातेदार से कैसे संबोधन करना है और उसके साथ अपनी रीतियों का निर्वाह कैसे करना है, इन सब की एक अपनी निश्चित मान्यताएं हैं और हर एक समाज में, हर एक संस्कृति में इनका स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। अर्थात जैसा कि आप अपने जीवन में महसूस करते हैं कि हम मनमाने तरीके से संबंधियों से व्यवहार नहीं करते, बल्कि एक निश्चित मान्यताओं के तहत, एक निश्चित तौर तरीके के तहत हम एक दूसरे के साथ रिश्तों का निर्वाह करते हैं। बस यही जो एक ढंग है, संबंधों की जो व्यवस्था है, इसे हम जब अवधारणा के रूप में समझने का प्रयास करेंगे, तब हमें इसके कुछ महत्वपूर्ण भागों की चर्चा करना पड़ेगी। जैसे नातेदारी क्या है, नातेदारी संबंध संज्ञा किसे कहते हैं, नातेदार कितने तरह के होते हैं और वे कौन कौन सी रीतियां हैं जिनसे व्यक्ति एक दूसरे संबंधों को निर्वाह करने की समाज से अनुमति प्राप्त करता है। नातेदारी क्यों आवश्यक है, क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों यह सार्वभौमिक तथ्य के रूप में हर एक समाज में विद्यमान है। तो विद्यार्थियों, सामान्य रूप से जैसा कि हम जानते हैं, संबंधों की व्यवस्था, स्वीकृत व्यवस्था नातेदारी है। समाजशास्त्र में, मानव शास्त्र में भी इसको इसी अर्थ में स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि नातेदारी का जो व्यवस्थित अध्ययन है, उसकी शुरुआत J.F. मैक्लेलैंड ने 1865 में की। इसके पश्चात कई अध्ययन हुए, जिनमें प्रमुख रूप से मार्गन, रिवर्स, लेवी स्ट्रास, मर्डॉक, रेडक्लिफ ब्राउन, रॉबिन फॉक्स आदि के अध्ययनों का उल्लेख मिलता है। भारत में भी नातेदारी प्रथा के ऊपर कई अध्ययन हुए, जिनमें K.M. कापड़िया, G.S. घुरिये, S.C. दुबे, इरावती कर्वे, ऑस्कर लुइस, A.C. मेयर, T.N. मदान आदि विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान है। सामान्य रूप से
जो नातेदारी की परिभाषाएं दी गई हैं उनमें सबसे सामान्य जो उल्लेखनीय परिभाषा है उसमें हम रॉबिन फॉक्स के अनुसार बताना चाहेंगे कि उन्होंने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि नातेदारी वास्तविक और काल्पनिक संबंधों की एक व्यवस्था है। विद्यार्थियों, जैसा कि आपने महसूस किया कि हम जब अपने परिवार में होते हैं तो दो तरह के संबंधों को देखते हैं, एक तो रक्त संबंध और एक विवाह संबंध। रक्त संबंध यानी माता पिता और उनके बच्चे और इसी तरह से आगे जो वंश निर्धारण होता है, संबंधों का क्रम चलता है, यह रक्त संबंध है। और विवाह संबंध यानी विवाह के पश्चात पति और पत्नी के आपसी जो रिश्तेदार हैं वे भी संबंधी बन जाते हैं। इस तरह हम देखें तो सामान्य रूप से नातेदार रक्त संबंध के आधार पर और विवाह संबंध के आधार पर बनते हैं। लेकिन जैसा कि रॉबिन फॉक्स ने कहा कि कुछ कल्पित संबंध भी नातेदार के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जिन परिवारों में बच्चे का जन्म नहीं होता वे माता पिता गोद लिए हुए बच्चे को भी अपने बच्चे की भांति पालन पोषण करते हैं और उत्तराधिकार में अपने सारे अधिकार भी उसे हस्तांतरित करते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि समाज में स्वीकृत संबंधों की व्यवस्था जो वास्तविक संबंधों पर आधारित होती है और काल्पनिक संबंधों पर आधारित होती है, इन दोनों तरह के संबंधों को हम नातेदार की श्रृंखला में रख सकते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि हम यह आपसे पूर्व में भी कह चुके हैं कि नातेदारी संबंधों की एक सार्वभौमिक व्यवस्था है। तात्पर्य यह है कि यह इतनी महत्वपूर्ण है कि चाहे वह आदिम समाज हो चाहे वह सभ्य समाज हो, संबंधियों के आधार पर ही समाज में संरचना का एक निश्चित गठन होता है और इस तरह से नातेदारी सामाजिक संगठन का एक महत्वपूर्ण आधार बनती है। हम देखते हैं कि संबंधों की जो स्वीकृत व्यवस्था है इससे समाज में एक तरह का संतुलन स्थापित किया जा सकता है। नातेदार कितनी श्रेणियों में हो सकते हैं, इसके लिए समाजशास्त्रियों ने 3 भाग किए हैं: प्राथमिक नातेदार, द्वितीयक नातेदार और तृतीयक नातेदार। प्राथमिक नातेदार यानी वे संबंधी जिनका प्रत्यक्ष संबंध आपस में होता है। अर्थात जैसा कि आप अपने परिवार में ध्यान से देखिए तो पति पत्नी और उनके बच्चे यानी माता पिता, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई भाई, बहन बहन, भाई बहन, इस तरह से जो संबंधों का प्रत्यक्ष आधार है यह प्राथमिक नातेदार की श्रेणी में आएगा। यानी इस तरह के संबंध जिनसे कि हम एकदम प्रत्यक्ष रूप से आपस में संबंधित होते हैं। मानवशास्त्री इन संबंधों को 8 प्रकार में रखते हैं जिनकी चर्चा हमने अभी आपसे की। द्वितीयक नातेदार नातेदार श्रेणी की वह व्यवस्था है जिसमें प्राथमिक नातेदारों के प्राथमिक नातेदार होते हैं। अर्थात जैसा कि अभी आपने समझा, भाई बहन या पिता पुत्र, माता पुत्री, ये प्राथमिक नातेदार हैं। अब इनके प्राथमिक नातेदार जो होंगे वे द्वितीयक नातेदार होंगे। यानी जैसे कि हमारे पिता हमारे प्राथमिक नातेदार हैं, लेकिन हमारे पिता के पिता या पिता का भाई उनका प्राथमिक नातेदार है। इस तरह से वे हमारे द्वितीयक नातेदार हो जाएंगे। तात्पर्य यह है कि प्राथमिक नातेदार से प्राथमिक संबंधों वाली जो श्रृंखला है वह द्वितीयक नातेदार के अंतर्गत आएगी। मर्डाक ने इस तरह के संबंधों में 33 संबंधों का उल्लेख किया है। तृतीयक नातेदार इन्हें कहेंगे हम। जैसा कि अभी हमने स्पष्ट किया कि प्राथमिक नातेदार प्रत्यक्ष संबंधी हैं और द्वितीयक नातेदार प्राथमिक के प्राथमिक हैं। इसी आधार पर हम आगे देखेंगे कि जो संबंधी द्वितीयक नातेदार के प्राथमिक नातेदार हैं वे तृतीयक नातेदार होंगे। उदाहरण के लिए पितामह यानी पिता के भी पिता, यानी पिता
प्राथमिक नातेदार हैं। पिता के पिता यानी जिन्हें हम दादा कहते हैं वे द्वितीयक नातेदार हैं और दादा के पिता यानी पितामह तृतीयक नातेदार होंगे। मर्डॉक ने 151 तरह के संबंधों को इस श्रेणी में रखा है। अब हम आपको यह बताना चाहेंगे कि जब हम किसी से संबंध व्यवहार करते हैं तब हमें संबंध संज्ञा का उच्चारण करना होता है, अर्थात हम किस संबंधी को क्या संबोधित करें तो इसे हम संबंध संज्ञा कहते हैं। नातेदारी संबंध संज्ञा जो है वह 2 प्रकार की होती है, एक वर्गीकृत संबंध संज्ञा और दूसरा विशिष्ट संबंध संज्ञा। विशिष्ट संबंध संज्ञा का तात्पर्य कि जो व्यक्ति जिस पद पर है उसके लिए उसी शब्द से संबोधित करना, जैसे हम माँ को माँ कहते हैं और पिता को पिता कहते हैं। पुत्र का अभिप्राय पुत्र से है, पुत्री का अभिप्राय पुत्री से है। लेकिन जब एक ही संबोधन अनेक पदों के व्यक्तियों के साथ एक साथ किया जाए तब उसे वर्गीकृत संबंध संज्ञा कहते हैं। जैसे आपने अंग्रेजी भाषा में अंकल व आंटी शब्द का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि एक से अधिक पदों के लिए, जैसे चाचा, मामा, फूफा, इन सभी को अंकल की श्रेणी में रख देते हैं। इसी तरह से चाची, मौसी, बुआ, इन सभी को आंटी की श्रेणी में रख देते हैं। तो कुछ जनजातियां भी ऐसी हैं जहां हमें एक से अधिक संबोधन देखने मिलते हैं। उदाहरण के लिए असम की सेमा नागा जनजाति है, उसमें अजा शब्द का प्रयोग माँ, चाची, मौसी तीनों के लिए कर दिया जाता है। तो कुछ संबोधन जहाँ एक से अनेक पद के लिए एक ही संबोधन है उसे वर्गीकृत संबंध संज्ञा कहते हैं, और जहाँ एक पद के लिए एक ही संबोधन है उसे हम विशिष्ट संबंध संज्ञा कहते हैं। अब हम आपको यह बताना चाहेंगे कि नातेदारी में व्यवहार की स्वीकृत रीतियां कौन कौन सी हैं। दुनिया के सभी समाजों में, आदिम समाज हो या सभ्य समाज, संस्कृति द्वारा अनुमोदित व्यवहार की कुछ निश्चित प्रणालियां होती हैं। जैसे आप भी महसूस करते होंगे कि कुछ संबंधों में हम देखते हैं हंसी मजाक समाज द्वारा अनुमोदित होता है और कुछ संबंधों में बहुत निकट संबंधों को उचित नहीं माना जाता। तो आखिर वे कौन सी रीतियां हैं जिन्हें हम नातेदारी की स्वीकृत रीतियों के अंतर्गत अध्ययन करते हैं? आइए अब हम इस बात पर चर्चा करते हैं। नातेदारी की जो पहली रीति है वह है परिहार प्रथा। परिहार का मतलब होता है दूरी, यानी संबंधों में कुछ संबंध ऐसे हैं जिनमें हम कठोर अनुशासन का व्यवहार करते हैं। अगर आप ग्रामीण भारत में देखें तो आप देखेंगे कि पुत्र वधू और ससुर सास, इन तीनों में कुछ बहू और सास ससुर के बीच में नज़दीकी संबंधों में निश्चित दूरी रखी जाती है। अर्थात ऐसे मर्यादित व्यवहार को, जैसा कि हम पर्दा प्रथा के कारण उसको प्रतीकात्मक रूप से समझ सकते हैं कि हम हास्य विनोद से बचने का प्रयास करते हैं और संबंधों में थोड़ा एक दूरी रखते हैं। इस दूरी का कारण शायद समाजशास्त्री अर्थों में यदि हम लें तो भूमिका संघर्ष हो सकता है। मनोवैज्ञानिक अर्थ में लें तो विपरीत लिंग के व्यक्तियों में आकर्षण को रोकने के लिए इस तरीके की प्रथाओं को विकसित किया गया। लेकिन इन रीतियों में हम देखते हैं कि आदिम समाजों में भी कई तरह के उल्लेख मिलते हैं। कुछ आदिम समाजों में दामाद और सास के बीच भी परिहार की प्रथा का उल्लेख मिलता है। उत्तर भारत के गांवों के जो अध्ययन हुए हैं उनमें आस्कर लुइस ने यह बताया कि न केवल ससुर और बहू के बीच में बल्कि पति के बड़े भाई से भी जो है पुत्र वधू, परिवार की जो वधू है वह अपने ज्येष्ठ भ्राता यानी पति के बड़े भाई और ससुर के बीच में मर्यादित व्यवहारों की व्यवस्था का उन्होंने उल्लेख किया। कुछ जनजातियों में हम देखते हैं कि ऐसा भी है कि अगर सास और दामाद आपस में मिलते हैं तो यह अशुभ माना जाता है।
ऐसा उल्लेख ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों में मिलता है। भाई बहन के बीच में परिहार का एक अलग उदाहरण हमें श्रीलंका की वेड्यार जनजाति में मिलता है, जहां भाई और बहन एक साथ निवास नहीं कर सकते। यहाँ तक उल्लेख मिलता है कि यदि बहन की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव के पास भी भाई को जाने का अधिकार नहीं है। हालांकि अब प्रथाओं रीतियों में कुछ परिवर्तन समय के साथ आ रहा है, लेकिन फिर भी परिहार का तात्पर्य है कि कुछ निश्चित संबंधों में दूरी को बनाए रखने के लिए समाज की संस्कृति जिस तरह का अनुमोदन करती है, उनका प्रचलन उन समाजों में होता है। आदिम समाजों में कठोर मानदंड होते हैं और सभ्य समाजों में, ग्रामीण समाजों में कुछ अलग तरीके के मानदंड होते हैं। हम अपने आसपास के उदाहरणों से इसे भली भांति समझ सकते हैं। दूसरी प्रथा है परिहास संबंध। परिहास यानी अभी हमने जिस प्रथा का उल्लेख किया, रीति का उल्लेख किया कि जो संबंधों में दूरी है, इसके ठीक विपरीत जब हम यह देखेंगे कि संबंधों में बहुत नजदीकी हो, तब उसे हम परिहास संबंध की प्रथा कहेंगे। यह संबंध क्यों होता है और इसके आगे किस तरीके के परिणाम होते हैं, इसे कुछ उदाहरण से हम स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे आप अपने समाज में जीजा साली, साले बहनोई, इनके बीच में हंसी मजाक के रिश्तों को समाज स्वीकृत तरीके से देखते होंगे। कुछ अध्ययन भी हुए हैं, जैसे वेरियर एल्विन ने मध्य भारत की उराव और बैगा जनजाति में अपने अध्ययन में पाया कि उन समाजों में दादा और पोती के बीच में परिहास संबंधों का आधिक्य होने से विवाह संबंधों में भी परिणति देखी गई। तो हंसी मजाक जो संबंध हैं वह इस स्थिति तक आगे बढ़ जाते हैं कि जैसे यदि भाई की मृत्यु होती है तो छोटा भाई अपनी भाभी के साथ विवाह कर सकता है। तो इस तरीके के संबंधों में, जहां संबंधों में निकटता दर्शाने की, निकटता महसूस करने की अनुमति समाज के द्वारा निर्धारित होती है, उसे हम नातेदारी के परिहास संबंध कहेंगे। तीसरा जो रीति है वह है माध्यमिक संबोधन। माध्यमिक संबोधन का अभिप्राय होता है कि जब एक दूसरे से, नातेदार से संबोधित करना होता है तो किसी अन्य व्यक्ति का नाम लिया जाए। जैसे अगर आप ग्रामीण भारत में देखेंगे तो अक्सर पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती, बल्कि वे अपने बच्चे के नाम से या किसी दूसरे इशारे से पति के लिए संबोधित करती हैं। तो इस तरह की प्रथा माध्यमिक संबोधन है। हालांकि कुछ मानव शास्त्रियों का ऐसा मानना है कि जब आदिम समाज में परिवार संस्था का विकास हुआ तो उस समय में मातृसत्तात्मक समाजों में जो पुरुष था वह एक अजनबी की भांति परिवार में जब आता था तो उसे संबोधित करने के लिए किसी नाम की जरूरत होती थी। लेकिन हम ऐसा अभी अपने ग्रामीण भारत में भी देखते हैं, यानी पितृसत्तात्मक समाजों में भी हमें माध्यमिक संबोधन के उल्लेख मिलते हैं। तो यह भी एक समाज स्वीकृत रीति है संबंधों की, जिसमें हम संबंध संज्ञा के लिए प्रतीकात्मक रूप से किसी और दूसरे नाम से संबोधित करते हैं। दूसरी अलग एक और रीति है जिसे मातुलेय कहा जाता है। मातुलेय का अभिप्राय एक ऐसी रीति जो मातृसत्तात्मक समाजों में प्रचलित है। मातृसत्तात्मक समाजों में ज्यादातर जो बच्चे का परवरिश है वह मामा के यहाँ होती है। मामा के माध्यम से, यानी जो बच्चे की माँ है उसके भाई के द्वारा वंश नाम का प्रचलन, भाई के द्वारा देखरेख करने का प्रचलन इसके अंतर्गत उल्लेखित किया जाता है। भारत में केरल में मातृवंशीय नायर परिवारों में यह प्रथा प्रचलित है। इसमें मामा बच्चों की शिक्षा दीक्षा देखभाल का कार्य करता है। इसके बाद पितृश्रेय। पितृश्रेय एक ऐसी प्रथा है जिसमें परिवार में पिता की बहन का हस्तक्षेप अधिक होता है। यानी पिता की जो बहन है अर्थात बुआ है, वह संबंधों के निर्वाह में अपनी प्रमुख भूमिका का निर्वाह करती है। अगर हम देखें तो हमारे समाज में भी जब नामकरण संस्कार होता है उस समय उसे अधिक सम्मान दिया जाता है, उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है।
इसी तरह से कुछ जनजातियों में भी इस तरह का प्रचलन है कि वहाँ पिता की बहन को भाई के बच्चों के पालन पोषण, विवाह आदि का उत्तरदायित्व संभालना होता है। एक अन्य अनोखी प्रथा है जिसे कि कहा जाता है सहप्रसविता या सहकष्टी। भारत की खासी और टोडा जनजाति में यह प्रथा पाई जाती है। इस प्रथा का तात्पर्य यह है कि पत्नी के प्रसव की अनुभूति पति के द्वारा करना, यानी जिस तरीके का कष्ट पत्नी को है उसी तरह के कष्ट को प्रतीकात्मक रूप से पति को करना होता है। इस तरह की प्रथा सहप्रसविता या सहकष्टी कहलाती। श्यामाचरण दुबे ने इसका कारण बतलाया कि जब कोई व्यक्ति नाटकीय ढंग से इस तरह के कष्ट को सहन करता है तब वह निश्चित रूप से सामाजिक रूप से पितृत्व की घोषणा करता है। विद्यार्थियों, एक बात यहाँ बताना उल्लेखनीय है कि कुछ जनजातियों में बहुपतिक समाज है। जैसे हम देखते हैं कि टोडा जनजाति जो है, इसमें पितृत्व का निर्धारण एक सामाजिक तरीके से तय होता है। सामाजिक तरीके से कैसे तय होता है कि एक पुरुषोत्तमी संस्कार होता है जिसके तहत जो 4 या 5 पति हैं, इनमें से जो भी पति सार्वजनिक उत्सव जो उनके द्वारा आयोजित होता है उसमें पत्नी को धनुष बाण गर्भवती अवस्था में देता है, तो वह उसका सामाजिक रूप से उत्तरदायित्व लेता है कि अब जो बच्चा पैदा हो रहा है उसका वह सामाजिक पिता बनेगा। लेकिन जब इस तरह की प्रथाएं प्रचलित हैं, लेकिन सभी जगह जब ऐसा नहीं है तो कुछ और भी प्रथाएं साथ में समाज द्वारा, संस्कृति द्वारा अनुमोदित हैं, तो ऐसी ही एक प्रथा सहप्रसविता हमने आपको बतलाई। पुनः एक बार चर्चा करते हैं कि हमने नातेदारी की जिन प्रथाओं का अभी उल्लेख किया आपसे, उनमें परिहार प्रथा संबंधों में दूरी को स्पष्ट करती है। परिहास जो प्रथा है उसके अंतर्गत संबंधों में नजदीकी का आभास होता है। माध्यमिक संबोधन यानी संबंधों के लिए हम किसी प्रतीक का सहारा लेते हैं। संबंधों को एक दूसरे से आमने सामने उस पद के लिए कोई नाम न देकर किसी अन्य नाम से उच्चारण करते हैं। मातुले यानी माँ के मातृपक्ष की प्रधानता, माँ के भाई की प्रधानता। पितृश्रेय यानी पिता की बहन की प्रधानता, अर्थात जो महत्वपूर्ण अवसर होते हैं विवाह का, पालन पोषण का, शिक्षा दीक्षा का, जो निर्णय लिए जाते हैं, जब माँ पक्ष से लिए जाएं तो वह मातुलेय है, जब पिता की बहन की तरफ से लिए जाएं तो वह पितृश्रेय है। और एक अनोखी प्रथा सहप्रसविता सहकष्टी जो कुछ जनजातियों में प्रचलित है। इसके बाद हम देखेंगे कि नातेदारी किस तरह से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। कुछ विद्वान जो इस बात पर अपने विचार रखते हैं कि नातेदारी सामाजिक संगठन का आधार है, उनमें एक महत्वपूर्ण विद्वान रेमंड एरन के अनुसार एक बात कही गई है कि नातेदारी एक ऐसी छड़ है जिस पर व्यक्ति जीवन भर निर्भर रहता है। इसी तरह से लेवी स्ट्रास ने यह कहा कि नातेदारी व्यवस्था विचारों की एक निरंकुश व्यवस्था है, अर्थात कहीं न कहीं ऐसी कोई बात है कि जिसे हम अनौपचारिक रूप से सहजता से स्वीकार करते हैं। संबंधों को बनाए रखने के लिए उन्हीं बातों को स्वीकार करते हैं जो परंपरा से चली आ रही हैं। तो आखिर ऐसी व्यवस्था जो हम अब तक बनाए हुए हैं, और आदिम समाज हो या सभ्य समाज, सभी में यह पाई जाती है, निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब व्यक्ति अपने जीवन में असुरक्षा महसूस करता है तब उसे संबंधियों से एक मानसिक संतोष प्राप्त होता है। पारिवारिक उत्सव, नातेदार लोगों के द्वारा आपसी जो मेल मिलाप होता है वह तनाव नियंत्रण का कार्य करता है। और जो नियम है वे विवाह के निर्धारण में, उत्तराधिकार के निर्धारण में ऐसी भूमिका अदा करते हैं जिनसे कि व्यक्ति अपने कार्य को सहज रूप से कर सकता है। चयन की समस्या भी नहीं आती और संपत्ति के मामले में कोई विवाद भी नहीं हो पाता। सामान्य रूप से इन प्रथाओं की निरंतरता समाज की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और यह जो है वह सामाजिक नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो आज हमने आपसे नातेदारी क्या है इसके बारे में चर्चा की। विद्यार्थियों, नातेदारी एक महत्वपूर्ण अवधारणा है संबंधों को निर्वाह करने की।
आप जानते हैं कि समाज में जब व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म लेने के साथ ही उसे कई सारे पद भी प्राप्त हो जाते हैं। समाजीकरण के दौरान वह पद के अनुरूप भूमिका का निर्वाह करना सीखता है और धीरे धीरे इन भूमिकाओं में किन रीतियों का से निर्वाह करना है यह भी सीखता है। तो आज हमने जो सीखा उसमें हमने देखा कि नातेदारी क्या है और कितने तरह के संबंध होते हैं, कितने तरह की रीतियां होती हैं, नातेदारी क्यों महत्वपूर्ण है। आप परीक्षा में नातेदारी से संबंधित जो प्रश्न हैं उनमें लघु उत्तरीय प्रश्न, नातेदारी किसे कहते हैं, नातेदारी के प्रकार कौन कौन से हैं, नातेदारी संबंध संज्ञा किसे कहते हैं, इस तरह के प्रश्नों को ध्यान में रख सकते हैं। इसी तरह से दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आप पढ़ने का प्रयास करें, नातेदारी की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, नातेदारी की रीतियां कौन कौन सी हैं उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। आज के व्याख्यान में बस इतना ही। अगले व्याख्यान में हम पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे समाजशास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम नातेदारी। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ एवं वार्ताकार थी डॉक्टर माधवी लता दुबे। उद्घोषिका थी अनुराधा। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा प्रस्तुत किया गया।